ज़्यादा है और गन्ने की पत्ती जो है वो पानी उड़ा देती है, तो इसके लिए गन्ना सूखा सूखा दिखाई देता है। उसका कोई बीमारी नहीं है ज़्यादा कि यूरिया का स्प्रे करा उसने गन्ने पे और गन्ना पूरा का पूरा सूख गया, तो ऐसा होना संभव है? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दो बातें हो। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो इस विषय पे है, जैसे कि ओवर टेम्परेचर चल रहा है। किसान भाई जो है अपने खेत में देख रहे होंगे गन्ने की जो पत्ती है वे भी जल रही हैं। तो इस दौरान में किसान भाई ये सोचे हैं कि इन उर्वरक, इन खाद, इन फर्टिलाइजर या जो है कीटनाशक या फंगीसाइड का या कुछ और भी ग्रोथ प्रमोटर, मतलब एक तरीके से माइक्रो फूड वगैरह जो इनका प्रयोग करो। तो आज सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे ये पूछेंगे कि इस दौरान में अगर किसान भाई जैसे यूरिया, डीएपी या कुछ भी यूज करे है तो क्या वो सही है या गलत है, किस तरीके के खरपतवार का प्रयोग करना चाहिए इस दौरान में या नहीं करना चाहिए। राम राम जी। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। जैसा आपका सवाल है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और गन्ने की पत्ती जो है वो पानी उड़ा देती है, तो इसके लिए गन्ना सूखा सूखा दिखाई देता है। उसका कोई बीमारी नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। और इस टाइम पे डीएपी फर्टिलाइजर का तो कोई मतलब नहीं बैठता। डीएपी या एनपीके तो बुआई के समय दिया जाता है। यूरिया की जो बात है, 180 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कही जाती है, जिसमें कहा जाता है 1/3 बुआई के समय और 2/3 3 किस्तों में देना चाहिए। तो 2/3 नाइट्रोजन की जो 3 इंस्टॉलमेंट है, उसमें एक इंस्टॉलमेंट को खेत में जब नमी हो दे सकते हैं। यूरिया से कोई ज्यादा दुष्प्रभाव फसल पे नहीं पड़ेगा, कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है हमें हाई टेम्परेचर पे अपनी फसल बचानी है, इसके लिए सबसे जीवनदायी फसल के लिए जो पोषक तत्व है वो है पोटास। पोटास का चाहे आप स्प्रे कर दीजिए, और 05234 या 0050 जो है एनपीके, उसका आप 2 किलो प्रति एकड़ की दर से गन्ने में स्प्रे करेंगे तो गन्ने में सूखे को सहन करने की और गर्मी को सहन करने की शक्ति बढ़ेगी और आपकी फसल जो ये हाई टेम्परेचर है इससे बचकर निकल जाएगी। खासकर 238 वैरायटी में इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है। और 10 दिन जमीन की जो टेक्सचर स्ट्रक्चर है या जमीन के अनुसार आप सिंचाई का जो अंतराल है वो मेंटेन रखें। 10 दिन के लगभग 10 दिन के अंतराल पर गन्ने में हर जमीन में पानी लग जाना चाहिए, जो स्थिति अब चल रही है। यदि बीच में कोई बारिश नहीं होती तो 10 दिन के अंतराल पर गन्ने में सिंचाई हो जानी चाहिए। और जो भी उर्वरक आप प्रयोग करें नमी में करें। कभी भी कुछ किसान क्या करते हैं कि शाम को 12 चलाएंगे, दिन में 10 बजे बिखेरिया है, पूरी दोपहर यूरिया पड़ा हुआ खेत में ऊपर को उतरगी, उसमें यूरिया का भी नुकसान होता है और फसल को भी नुकसान होता है। ऐसी गलती ना करें। जब पहले खेत में पानी लगाए और जैसा ये खेत है, जैसी इसमें नमी दिखाई दे रही है, एक बार हाथ से थोड़ी सी मिट्टी उठाना इसकी, जो इस तरह की मिट्टी है इसे कहते हैं पैर चिपकना, या इसका लड्डू बनाओ, एक बार लड्डू बनाओ जो, और ये अपनी ऊंचाई से उसी खेत में डाल दो। लड्डू फूटे ना, तो इस तरह का नमी जो होती है वो फर्टिलाइजर डालने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सूखे में लगा के पानी लगाना, उससे लीच भी होता है, एवोपरेशन भी होता है। तो नमी में ही आप उर्वरक को प्रयोग करें। और एनपीके में कहा जाए तो 0050 है, जिसमें पोटास होता है, उसका आप 2 किलो प्रति एकड़ की दर से स्प्रे जरूर करें। साथ ही साथ आजकल गन्ने में जो ब्रॉड लीव्स है, चाहे वो 238 है, चाहे वो 118 वैरायटी है, एक समस्या दिखाई दे रही है पोखा बॉइंग की। ये पोखा बॉइंग रोग के लक्षण है, जैसे मोस्ट हॉट जो टेम्परेचर होता है, जब वो आर्द्रता भी ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, यानी जब छाया में भी किसान आदमी को पसीना आया रहता है, ऐसे मौसम में ये बीमारी ज्यादा पनपती है। इसमें क्या होता है कि पहले पत्ती में सिकुड़न आती है, झिर्री आती है, हल्का पीला पड़ जाता है, पत्ती गल के टूट जाती है और गन्ना नुकीला भाले नुमा हो जाता है। तो ये गन्ने की पूरी तरह से बढ़वार को रोक देती है और कई बार ये इस तरह का रोग अटैक करता है। तो इस रोग के रोकथाम के लिए किसान भाई 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200